अच्छा, मैं एक दफा जो एमसीक्यूज नंबर 8 और 10 है वो क्योंकि यूनिट सेल से रिलेटेड है, उसको एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, यूनिट सेल हमारे पास क्या होता है, हम जो है वो यूनिट सेल को समझ लेते हैं, इसकी थ्योरी को, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास यूनिट सेल क्या होता है, हमारे पास क्रिस्टल लेटिस का, जो क्रिस्टल लेटिस होता है आपके पास, उसका सबसे छोटा जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास क्रिस्टल लेटिस होता है। यानी आपके पास क्रिस्टल सॉरी यूनिट सेल होता है। यानी अगर आप देखें, आपके पास ये बन रहा है क्रिस्टल लेटिस, ये है क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, इसके अंदर ये जो सबसे छोटा वाला हिस्सा है, सिर्फ ये हिस्सा, ये आपके पास यूनिट सेल होगा। ठीक है, इसका एक पार्ट आपके पास जो है वो क्या होगा, वो आपके पास क्रिस्टल लेटेस्ट होगा। अब इसके अंदर आपके पास एंगल्स कैसे होते हैं, देखो, हमारे पास पहले तो इसके अंदर एक्सेस होते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये हमारे पास कुछ इस तरह की ड्रॉ होता है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर बेटा देखें, आपके पास जो क्या कहते हैं, ये वाला एक्सिस है, ये आपके पास ए एक्सिस होता है। ठीक है, जो वाई एक्सिस पे आ रहा है, ये आपके पास सी एक्सिस होता है। ठीक है, ये सी है आपके पास। और जो आपके पास यहाँ पे ये वाला एक्सिस है, ये आपके पास बी एक्सिस होता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास होते हैं इसके यूनिट सेल के एक्सिस डायमेंशंस के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगर आप एंगल्स की बात करें, तो आपके पास जो सी और ए के दरमियान एंगल बनता है ना, वो आपके पास होता है अल्फा। ठीक है, जो आपके पास ए और बी के दरमियान बनता है वो गैमा होता है, और जो आपके पास सी और बी के दरमियान बन रहा होता है वो आपके पास क्या कहते हैं, सॉरी इसकी थोड़ी सी सिमेट्री आउट हो गई, ये आपके पास अल्फा होगा, ये वाला आपके पास बीटा होता है। ठीक है, ये बीटा होता है। क्लियर, ये आपके पास जो है वो एक्सिस और एंगल आ गया आपके पास यूनिट सेल के। क्लियर, तो यूनिट सेल हमारे पास छोटा स्ट्रक्चरल पार्ट होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का। क्रिस्टल लैटिस मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास जो है वो क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, और मैंने आपको बताया जब आपके पास कोई क्रिस्टल बनता है तो उसमें आपके पास जो एनर्जी लगती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास लैटिस एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास कैसा पैटर्न शो करता है वो याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपकी, ये यूनिट सेल आपके पास 3D जो है इसका पैटर्न होता है। ठीक है, इसके स्पेसिफिक क्रिस्टल लैटिस जो होता है उसका जो 3D पैटर्न होता है, जिसका आपके पास वॉल्यूम कम हो और वो स्ट्रक्चर के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे कि जो आपका क्रिस्टल लैटिस है वो कैसा है। आप इसको ये भी कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न फ्रॉम विच द लैटिस इज बिल्ड अप इज नोन एज यूनिट सेल। आपके पास सबसे छोटा ऐसा पैटर्न जो रिपीट हो रहा हो किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, वो यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल आपके पास अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है पूरे क्रिस्टल के अंदर। जो शेप होती है यूनिट सेल की वो आपके पास 3 एक्सिस पे डिपेंड करती है। वो एक्सिस आपके पास क्या होते हैं, ए, बी और सी, और 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास इसके 3 एक्सिस होते हैं और इन 3 एक्सिल के 3 एक्सियल एंगल्स होते हैं। ठीक है, आपके पास ये जो एक्सियल डिस्टेंस होता है ना, ए बी सी, ये आपके पास डिस्टेंस किसके अलोंग होता है, ये आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस जो होते हैं ना, जो एजेस होते हैं उनका होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एंगल जो है वो बी और सी के दरमियान बन रहा है, बेटा आप ये ना याद रख लेना अपने पास, इसको नोट डाउन कर लो, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास बी और सी के दरमियान एंगल बन रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सी है और यहाँ आपके पास ये बी था। ठीक है, आपके पास बी है ना, इसके दरमियान जो एंगल मैंने आपको बना के दिया है वो क्या बना के दिया है, अल्फा। ठीक है, अगर आपके पास एंगल जो है वो ए और सी के दरमियान बन रहा है, ठीक है, वो कौन सा है आप देख सकते हैं, वो बीटा है, ये रहा आपके पास बीटा। अगर आपके पास एंगल जो है वो किसके दरमियान बन रहा है, अगर आपके पास एंगल जो है वो आपके पास फॉर्म हो रहा है ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान, तो वो आपके पास गैमा है। क्लियर, सब कौन किसके दरमियान एंगल बना रहा है, ये बात क्लियर हो गई।
हाँ भाई, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस, ये वाला टॉपिक अच्छे से 100% क्लियर हो गया, तो हम आगे मूव करें। अच्छा जी। अच्छा, जवाब आप और से देखिएगा ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। नहीं हंसला, मैं मार्किंग या तो कर दूंगी, करके फिर सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैं सडन सडन आप लोगों को पढ़ाते हुए मार्क करवा रही होती। अच्छा, यूनिट सेल या यूनिट सेल अब हम पढ़ने जा रहे हैं NaCl क्रिस्टल का। ठीक है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का, वो आपके पास कैसे बना हुआ होता है, वो आपके पास रिपीटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपके पास यूनिट सेल होता है वो रिपीटेड होता है और क्यूबिक होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ आ रही है। हमारे पास एक Na पॉजिटिव, हमारे पास एक Na पॉजिटिव जो है उसको कितने क्या कहते हैं क्लोरीन आइंस ने कवर किया हुआ होता है, उसको 6 क्लोरीन आइंस ने कवर किया हुआ होता है। ये बात क्लियर रहेगी। मतलब एक अगर आपके पास Na है तो उसके अराउंड 6 क्लोरीन के जो है वो आपके पास आइंस मौजूद होंगे। इसी तरह से अगर एक क्लोरीन का आइन है, सेम, अगर एक क्लोरीन का आइन है तो उसको 6 सोडियम ने सराउंड किया हुआ होगा। जवाब, ये बात क्लियर हो गई। इससे आपको क्या पता चलता है, इस दो से आपको ये पता चलता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है क्रिस्टल का, वो क्या है, वो आपके पास 12 है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर एक सोडियम है तो उसने 6 क्लोरीन को सराउंड किया हुआ, और एक क्लोरीन है तो उसने जो है वो क्या कहते हैं 6 उसको 6 सोडियम से सराउंड किया हुआ है। ठीक है, माइक किसका ओपन है? हाँ भाई, ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाली बात समझ आ गई। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास क्लोराइड आयन की डिटर्मिनेशन की जाती है। अब आप अगर देखें, हमारे पास 8 क्लोराइड आइंस हैं, ठीक है, और वो आपके पास किसी भी क्यूब के जो है वो 8 कॉर्नर्स पर लोकेट है, 8 कॉर्नर्स पर मौजूद है। इसी अब क्या होगा, उनका एक सेंटर होता है हमारे पास। अगर कोई भी क्या कहते हैं क्रिस्टल बनना है ना, तो उसके कॉर्नर होते हैं, उसके एजेस होते हैं, ठीक है, और उसका जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है। अब इसकी डायग्राम आप लोगों को नेट से निकालनी होगी, उसको निकाल के एक दफा देख लीजिएगा। तो आपके पास जो है कोई भी अगर क्या कहते हैं क्यूब है, तो उसके 8 कॉर्नर्स पे आपको 8 क्लोराइड आइंस मिलेंगे, ठीक है, और 6 क्लोराइड आइंस आपको कहाँ मिलेंगे, उसके जो है सेंटर में मिलेंगे, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो नंबर ऑफ क्लोराइन आइंस होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, वो आपको किस चीज से पता चलते हैं, वो आपको पता चलते हैं यही कि कितने उसके एजेस पे मौजूद है और कितने जो है वो उसके क्या कहते हैं जो सेंटर है वहां पर मौजूद है। मैंने आपको बताया एक जो आपके पास क्लोराइड आइन है, जो आपके पास कॉर्नर पे मौजूद है, तो उसके पास क्या होगा, वो आपके पास मौजूद 8 कॉर्नर पे मौजूद होगा, तो आप उसको 1/8 भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस आपके पास कॉर्नर पे मौजूद होंगे ना यूनिट सेल के, वो आपके पास 8 × 1 होंगे, ठीक है। और अगर 6 बेसिस होंगे तो वो आपके पास फिर क्या हो जाएगा, वो आपके पास जैसे एक सोडियम था तो उसको 6 जो है वो क्लोरीन ने सराउंड किया हुआ था। इसकी मैं आपको एक बेटर पिक्चर दे दूंगी, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इससे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपको यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हर चीज अच्छे से क्लियर हो गई है। असल में हमारे पास होता ये है कि हमारे पास जो एजेस होती है ना, जो हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स के ऊपर आपके पास 8 क्लोरीन होते हैं। अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूँ ना, मैंने आपको बताया 3 हिस्से होते हैं, तो कॉर्नर्स पे आपके पास मौजूद होते हैं 8 क्लोरीन,
और सेंटर में क्या मौजूद होता है? सेंटर में आपके पास मौजूद होते हैं 6 क्लोरीन। ठीक है, इसी तरह से आपके पास किसी भी क्यूब के ना 12 एजेस होते हैं। एजेस कितने होते हैं? 12। जब मैंने आपको बताया कॉर्नर्स 8 थे, तो एजेस कितने हैं? 12। ठीक है, हर एज के ऊपर आपके पास क्या मौजूद होता है? एक सोडियम जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, इसकी बाकी मैं आप लोगों के साथ कुछ डायग्राम शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह पीडीएफ में, तो फिर आप देख लीजिएगा। अब हम जो है वो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। अच्छा, ये हमारे पास चैप्टर 5 है। ठीक है, लिक्विड स्टेट। अभी हमने सॉलिड का पढ़ा था, हमने आज चैप्टर 4 चैप्टर 6 कर लिया। अब हम जो है वो चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपसे कहा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 सेंटीग्रेड। ये बात तो आप लोगों को अंडरस्टूड है, बात पता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर का 100 सेंटीग्रेड होता है। लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का कितना है बॉइलिंग पॉइंट? 42 सेंटीग्रेड है। ये जो चेंजेस है, ये जो एट्रीब्यूट है, ये क्यों आया है? क्या हाइड्रोजन सल्फाइड का एंगल वाटर से कम है, इस वजह से आया है? ठीक है, या फिर हमारे पास जो है वो स्मॉलर रेडियस होता है ऑक्सीजन का सल्फर से, इसलिए है। या हमारे पास जो है वो हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन की जो होती है वो ज्यादा होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी सल्फर से, इस वजह से है। या जो वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाता है, इस वजह से। तो देखें, बी और सी तो वैसे ही नहीं हो सकता। ए कभी भी हमने इस तरह का कुछ पढ़ा ही नहीं है कि बॉन्ड एंगल का कोई रिलेशन हो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वाटर जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती है, उसमें होता ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड 3 इन एटम्स के साथ मिलकर बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में आपको इनमें से कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी, उतने ज्यादा ज्यादा आपके पास क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये बात आपको क्लियर है? इसका आंसर आपके पास क्या होगा? डी होगा। अच्छा, हमारे पास ना दो किस्म के मेनिस्कस होते हैं। मेनिस्कस आपके पास क्या होते हैं? जैसे अगर आपके पास कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, तो इसके अंदर एक कॉन्वेक्स बन रहा है, एक कॉनकेव आपके पास मेनिस्कस बन रहा है। ये आपके पास कहलाते हैं मेनिस्कस। जो ये आपके पास इस तरह के शेप्स आ रहे हैं, आपके पास मेनिस्कस है। ठीक है, तो आपके पास नैरो ग्लास ट्यूब के अंदर अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो है वो कोई ग्लास ट्यूब बना रही है, तो वो क्यों बना रही है? क्योंकि उसकी, अब आपको उसका कब बनता है हमारे पास कॉन्वेक्स मेनिस्कस? हमारे पास बनता है, ऑप्शन ए देखें, कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्स। जब आपके पास जो है कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो एडहेसिव फोर्स। अब मुझे बताइए जरा आप लोग, कोहेसिव फोर्स क्या होती है? जल्दी से आंसर करें। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या होती है? अच्छा ठीक है, मैं बता रही हूँ। देखो, हमारे पास ना दो किस्म की फोर्सेस होती है। हमारे पास अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। मतलब अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान, फोकस ऑन द वर्ड, अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की, वो हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस कहलाती हैं। और जो आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, या आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स और क्या कहते हैं वॉल के साथ होती है, वो आपके पास एडहेसिव फोर्स होती है। जैसे अगर आप मरकरी का देखें, मरकरी को अगर आप ग्लास ट्यूब में रखें, तो वो कभी भी वॉल के साथ ना अटैच नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वॉल के साथ वो अटैच होगा जिसकी एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी। यानी कि अगर देखो ये एक मॉलिक्यूल है और ये वॉल से अटैच हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है,
और जो ये वाली मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है ना, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाली फोर्स आपके पास कोहेसिव है, और ये हमेशा सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, डिफरेंट के दरमियान नहीं होती। और मॉलिक्यूल और वॉल, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल किसी और चीज से बना हुआ है, वॉल किसी और चीज से बनी हुई है, इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो एडहेसिव होगी। अब जब आप मरकरी को ग्लास में डालते हो, आप जब उसको निकालते हैं, आपने कभी देखा जब थर्मामीटर टूटता है तो मरकरी जो होती है वो उसके ग्लास के साथ अटैच नहीं होती बल्कि निकल के आ जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मरकरी जो है वो एडहेसिव, उसके बाद जो होती है ना वो होती है कोहेसिव फोर्स उसकी ज्यादा होती है, उसकी एडहेसिव फोर्स कम होती है। ठीक है, वो दीवार के साथ नहीं चिपकती है। जो आपके पास कैपिलरी वॉल जो होती है, जो आपके पास जो भी ग्लास ट्यूब होती है उसकी जो वॉल होती है उसके साथ मरकरी अटैच नहीं होता है, उनके मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास इसका आंसर होगा ए, यानी कि जिन लिक्विड्स के कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनते हैं उनकी कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है। तो अब याद रखना हमारे पास मरकरी जो है वो कौन से मेनिस्कस बनाता है? आपके पास कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर है? गुड। अच्छा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए देखें, विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ऑफ लिक्विड। बिल्कुल बेटा, अगर वाटर या कोई भी चीज बह रही है तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है वो विस्कोसिटी होती है। जैसे शहद है, वो फ्लो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसका जो डेंसिटी होती है, उसका जो गाढ़ापन होता है वो ज्यादा होता है, उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होती है। और विस्कोसिटी आपके पास क्या होती है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, अच्छा, फिर लिक्विड पजेस डेफिनाइट वॉल्यूम, बिल्कुल ये बात भी सही है, लिक्विड का जो है वो डेफिनाइट वॉल्यूम होता है बट डेफिनाइट शेप नहीं होता। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद है आपके पास डी ऑप्शन देख लेते पहले। सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल ऐसी बात है, सब्लिमेशन जो है वो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके पास आ रहा है वन फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथ। कोई आप जैसे अगर बात लेके आए तो आपको जो है वो ठंडक का एहसास हो रहा है, क्यों? कंडेंसेशन की वजह से। ऐसा कभी भी नहीं पड़ा कि कंडेंसेशन या हाइड्रोलिसिस की वजह से जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, क्लियर? अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। आपके पास वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती है ना वो फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में होती है, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होती है। ठीक है, अच्छा भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें नहीं मिलती? जल्दी से बताओ, इसका तो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया था, जल्दी से आंसर करें। गुड जवाब, मीथेन में नहीं होती, वेरी गुड। अच्छा भाई The boiling points of different liquids may be different at the same external pressure due to, आपके पास boiling point जो है वो different हो सकता है। क्यों होते हैं boiling points liquid? क्या amount of liquid की वजह से होते हैं? बताएं इसका आंसर, ये भी अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, जल्दी से आंसर बताएं इसका। नहीं जवाब, विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट है? अगर आपके पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और 100 सेंटीग्रेड है, और जो दूसरा हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड, उसका आपके पास 42 सेंटीग्रेड है, तो क्या वो विस्कोसिटी की वजह से होगा, गाढ़ेपन की वजह से होगा? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सी आंसर है। नहीं, सी भी आंसर नहीं है अंजला, सी आंसर नहीं है। सरफेस एरिया की वजह से भी नहीं होता, सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जी जवाब बी आंसर है, बी बिल्कुल आंसर है। अमाउंट ऑफ लिक्विड का भी कोई फर्क नहीं आता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का फर्क आता है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी आपके पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में आती है। ठीक है, जी बिल्कुल बी कंफर्म, अंजना बी कंफर्म है। ठीक है अच्छा भाई, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एवापोरेशन, एवापोरेशन के अबाउट जो है वो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? हाँ भाई बताओ, एवापोरेशन आपके पास एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है?
बिल्कुल इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ये हमारे पास कैसा होता है, हमारे पास एंडोथर्मिक होता है, ऐसा ही है। एवापोरेशन हमारे पास एंडोथर्मिक होता है। तो आपका टोटल कितना जी बिल्कुल। अच्छा भाई उसके बाद ये रिवर्स प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का, बिल्कुल सही है। ये हर टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है और ये कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शोज मैक्सिमम सरफेस टेंशन। कौन सा लिक्विड जो है वो मैक्सिमम सरफेस टेंशन को शो करता है। बेटा याद रखना, सबसे ज्यादा जो सरफेस टेंशन होती है वो वाटर की होती है। क्यों? क्योंकि इसकी अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा भाई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उसका साइज बड़ा है, ठीक है। और विद बिगर साइज विल एक्सपीरियंस कौन सी फोर्स होगी उसके पास आपके पास लंदन फोर्सेस होंगी, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद एक कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है प्रेशर के कुकर के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? इसमें सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। हाँ भाई फातिमा, हंजला, जवाद, कोई मसला है तो बच्चों पूछ लो। अब हमारे जो है वो तकरीबन 2 से 3 या 4 चैप्टर्स रहेगा, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। कोई मसला हो, कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर्स, उन्हें देखिएगा। किसी एमसीक्यूज में मसला हो तो फिर आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।